नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2022 का हिंदी का पेपर देख रहे हैं, संपूर्ण हल। तो आप देख सकते हैं कि 2022 में कौन कौन से प्रश्न आए थे। इन प्रश्नों को भी आप ज़रूर अच्छे से याद करें। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न था अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूरसागर के रचनाकार हैं तो सूरदास जी। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं सूरदास जी की हैं। बा वाला प्रश्न था परवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा धोखा। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। दा वाला प्रश्न था शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ई वाला प्रश्न था दशानन में समास है, तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ई वाला प्रश्न है भोलानाथ का असल नाम था, तो तारकेश्वर नाथ। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है अपना सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। संस्कृति, तो भदंत आनंद कौशल्यायन का निबंध है। कन्यादान, ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे। अधिक बोलने वाला, वाचाल। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो चौपाई छंद में होती हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यह लोकोक्ति है। तीसरा प्रश्न है अपना सत्य असत्य लिखिए। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो यह सत्य है। दूसरा है मूरत मधुर मनोहर दे की पंक्ति में यमक अलंकार है, तो यह असत्य है। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो यह सत्य है। दावाला है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो यह सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो यह भी सत्य है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो यह असत्य है। इंग्लैंड की रानी थी। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुख है ना चांद खिला रात आने पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरद। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ, तो इंदौर में हुआ। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी बेल्जियम। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, तो भानपुरा। 16 छतों वाला घर रचना की है, तो कमलेश्वर की है। समास के प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है सोहठा छंद में चरण होते हैं, तो सोहठा छंद में 4 चरण होते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है अपना एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो भगवान शंकर का धनुष श्री राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो कवि के अनुसार बसंत ऋतु की आभा अट नहीं रही है, या फागुन की आभा अट नहीं रही है। अगला है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। अगला प्रश्न है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,
में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सभ्यता एवं संस्कृति कहते हैं। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो इसमें अणु बम गिराया गया था। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो यह भाववाचक वाक्य है। अब हम 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं हैं। पहली, व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। दूसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। आठवां वाला प्रश्न था, भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं, साकार और निराकार, ब्रह्म की उपासना पर बल, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। तीसरी विशेषता हो जाएगी आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा पर बल। साथ ही अपना उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं पर उन पर पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती है, वैसे ही उद्धव प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर प्रेम से अछूते रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखी। तो लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं, पहली, वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं। दूसरी, वीर योद्धा अपनी वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बताते हैं। वीर योद्धा किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं काव्यगत विशेषताएं। तो तुलसीदास जी की 2 रचनाएं हो जाएंगी, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष आता है। तो भाव पक्ष होगा तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट हैं। उनकी रचनाओं में त्याग, धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। तुलसीदास समन्वयवादी तथा मर्यादावादी कवि थे। इनके काव्य में सभी रसों का सुंदर प्रयोग हुआ है, किंतु प्रमुख रस शांत रस है। कला पक्ष होगा, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं का सुंदर प्रयोग किया है। आपकी भाषा संगठित, अर्थमयी और प्रभावपूर्ण है। हरिगीतिका, कवित, सवैया, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किया है। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचना की है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाला है जयशंकर प्रसाद। तो 2 रचनाएं हैं, आंसू, लहर, झरना। काव्यगत विशेषता, भाव पक्ष, प्रेम और सौंदर्य प्रसाद जी के काव्य के प्रमुख विषय हैं। आपने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और इतिहास के गौरव में प्रश्नों को अवतरित किया है। प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनका काव्य छायावाद की समस्त विशेषताओं से परिपूरित है। कला पक्ष, प्रसाद जी की भाषा व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली होने के साथ साथ सरल एवं सुगम है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों को अपनाया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग आपके काव्य में हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए।
तो महाकाव्य और खंड काव्य में दो अंतर। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है जबकि खंड काव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं जबकि खंड काव्य में एक सर्ग होता है। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। प्रश्न क्रमांक 10 है अपना, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार, काव्य में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। हास्य रस का उदाहरण, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है अपना, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। तो नाटक बड़ी होती है जबकि एकांकी छोटी होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। अथवा आत्मकथा एवं जीवनी में कोई दो अंतर लिखिए। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है जबकि जीवनी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा अंतर हो जाएगा, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है जबकि जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 12, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी? तो इसका उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में यह कमी खटकी थी कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का उत्तर है, इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने पुत्र वधू उसके भाई के साथ भेजने का निर्णय किया, किंतु पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह कहती थी कि बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार होने पर पानी देने वाला कौन होगा, मेरे बाद आपकी देखभाल करने वाला कौन होगा, इसलिए पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 13 है अपना, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की दो रचनाएं देखते हैं। पहले, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, लाल तारा, पतितों के देश में, अम्बपाली आदि। भाषा शैली, रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली इस प्रकार है। भाषा, बेनीपुरी जी की भाषा शुद्ध, सरल, साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। आपकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग आपकी भाषा में हुआ है। शैली, रामवृक्ष बेनीपुरी विषय के अनुसार शैली का प्रयोग करते हैं। आपने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक एवं किस्सा गोई शैलियों का प्रयोग किया है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? शिशु अपनी उम्र के शिशुओं के साथ खेलने में आनंद अनुभव करता है। भोलानाथ जो पिता की गोद में सिसक रहा था, अपने साथी बच्चों को देखकर गोद से उतर जाता है और सिसकना बंद कर देता है। उन्हें देखकर उसे इतना आनंद आता है कि वह अपना दुख भूल जाता है और उनके साथ खेलने लग जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होगा भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आँखों के तारे थे। 15 का अथवा है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह होगा दिन दिन, इसमें अब यही भाव समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र।
तत्पुरुष समास। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में लोक की मर्यादा को पार करके किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, गीतिका छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। गीतिका छंद, यह एक मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 14-12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है। उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 है अपना, संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। संधि एवं समास में अंतर। संधि के 3 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि में 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। 2 शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के प्रकार लिखिए। तो वाच्य, क्रिया के जिस रूपांतरण से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय, कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश का शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा सामाजिक समरसता। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक समरसता का आधार क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। यह तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, आज हमारे घरों में बिन दरवाज़ा खटखटाए चले आ रहे हैं। कल हमारी कुटिया में बिन पूछे कौन दाखिल हो जाते थे? तो तूफान। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना था। इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना था। इसमें भी प्रश्न क्रमांक 22, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर देख रहे हैं हम। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र जिलाधीश महोदय को लिखिए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लाउड स्पीकर भी कहा जाता है। प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। विषय ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। इसकी जगह आप लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखें। महोदय, श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि मेरी वार्षिक परीक्षा 5 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, लेकिन परीक्षा के समय में लाउड स्पीकरों की तेज ध्वनि के कारण पढ़ाई करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रार्थी, नाम, कक्षा, पता और दिनांक। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आंखों देखा खेलों का वर्णन, विज्ञान वरदान भी, अभिशाप भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।